जय हिंद दोस्तों। कुमाऊं के इतिहास में चंद वंश का चौथा भाग लेके आज मैं आपके सामने फिर से पेश हुआ हूँ। पिछले भाग में हमने पढ़ा था चंद शासक भारती चंद के बारे में। लास्ट में भारती चंद ने डोटी अभियान करके डोटियों को काली नदी पार फेंक के चंद वंश तथा कुमाऊं को डोटियों की अधीनता से छुटकारा दिलाया था। इस अभियान में उसकी मदद उसके पुत्र रत्नचंद ने की थी। तो अब हम रत्नचंद के बारे में बात करते हैं। रत्नचंद 1478 से 77 से लेकर 1488 तक गद्दी में बैठता है रत्नचंद, 36वां राजा। ठीक, इसने अपने पहले आपको पढ़ा चुका हूं सोर, सीरा और थल का क्षेत्र जीतने में अपने पिताजी की मदद की थी, जिसको पर्वत डोटी कहा जाता है। थल विजय के समय इसने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को हराया था। इसने जो थल विजय की थी अपने पिताजी के टाइम पे, भारती चंद के टाइम पे, उस समय क्या था, राजकुमार था और सेनापति था। सेनापति का काम इसने किया था। तो थल के राजा सूर सिंह मेहरा को हराया था इसने। इसको हरा के थल को अपने कब्जे में किसने लिया था? इसने लिया था। इसके पिछले भाग में आपको मैंने बताया था भारती चंद ने सीरा यानी डीडीहाट का क्षेत्र जीत के वहां पर बसेड़ों को अपना सामंत नियुक्त किया था। बसेड़े राजपूत चंदू के सामंतों के रूप पे सीरा क्षेत्र पे कब्जा किए हुए वहां शासन करते थे। तो रत्नचंद के टाइम पे क्या होता है, मल्लवंशी राजा नागमल्ल पुनः सीरा क्षेत्र पर कब्जा करके बसेड़ों को हरा के वहां अपना अधिकार कर लेता है। रत्नचंद वहां फिर से जाता है सीरा क्षेत्र में और नागमल्ल को हराकर पुनः क्या कर देता है, बसेड़ों को राजपाट दे देता है वहां का। तो इसके समय में क्या हुआ था, सीरा में नागमल्ल का विद्रोह। नागमल्ल बसेड़े राजपूतों को हरा करके पुनः मल्लवंशी राजा यानी डोटियों का फिर से वहां शासन हो जाता है। लेकिन यह नागमल्ल को फिर से हरा करके पुनः बसेड़े राजपूतों को वहां बैठा देता है सीरा क्षेत्र में। बसेड़ों को पुनः सामंत बनाता है। ठीक, ये था। अब बात करते हैं इसके ताम्रपत्र की। रत्नचंद का ताम्रपत्र, रत्नचंद ने वैसे तो कोई ताम्रपत्र बनाया नहीं, लेकिन इसका नाम लोहाघाट और हुड़ेती ताम्रपत्र में आता है। लोहाघाट प्लस हुड़ेती ताम्रपत्र। हुड़ेती ताम्रपत्र भारती चंद का ताम्रपत्र है। इसमें उसने कल आपको बताया था एक गांव दान देने की बात की गई है। इन ताम्रपत्रों में रत्नचंद का भी नाम आता है। ठीक, रत्नचंद की बस एक ही इंपोर्टेंट इसने काम किया अपने शासनकाल में कि सीरा क्षेत्र में नागमल्ल का विद्रोह दबाया और पुनः वहां पर बसेड़ों को बैठाया। उसके बाद 36वां राजा बनता है कीर्तिचंद, 1506 तक। ठीक, इसके बाद कीर्तिचंद राजा बनता है, रत्नचंद का बेटा, 1488 से लेके 1506 तक, और ये होता है 37वां राजा। रत्नचंद का पुत्र कीर्तिचंद 1488 में राजा बनता है और इसने इंपोर्टेंट काम क्या किया, इसने 12 मंडल और बिसौत को राज्य में मिला दिया। बारह मंडल प्लस बिसौत के क्षेत्र को जीत करके चंद वंश में मिलाया। आगे पवार वंश का एक राजा आप पढ़ेंगे, अजयपाल, जिसने 52 गढ़ों को जीत के सभी गढ़ों को एकत्र किया और गढ़वाल नाम दिया। ठीक, उस अजयपाल की लड़ाई होती है कीर्तिचंद के साथ। तो कीर्तिचंद ने पवार शासक अजयपाल को भी हराया। अजयपाल को हराया, इतना पावरफुल राजा था। ठीक, आप इसको नोट करो। इसके बाद अगले राजा की ओर चलते हैं।
उसके बाद आता है 43वां राजा। और राजा भी आए लेकिन उन्होंने कोई इंपोर्टेंट काम नहीं किया। इसके बाद 43वां राजा पढ़ेंगे हम भीष्मचंद्र। भीष्मचंद्र 43वां राजा था। भीष्मचंद्र का जो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें 1512 से 1545 तक का इसका टाइम पीरियड था। ये इसका टाइम पीरियड था। इसमें कार्य क्या किए? इसने खगमरा की पहाड़ियों में अल्मोड़ा शहर को बसवाया। क्या बड़ा? इसने अल्मोड़ा शहर बसाया। पहले अल्मोड़ा का पुराना नाम खगमरा होता था। खगमरा की पहाड़ियों में एक शहर बसाया, उसका नाम उसने दिया अल्मोड़ा। और ये काम किया इसने 1530 में। और इसी अल्मोड़ा शहर में खगमरा किला बनवाया। खगमरा किला बनवाया। ये काम भीष्मचंद्र ने किया। भीष्मचंद्र अल्मोड़ा से बहुत लगाव था इसका। अल्मोड़ा में यह अपनी राजधानी भी ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन रायगढ़ के डाकू ने इसकी हत्या कर दी और इसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ठीक। और भीष्मचंद्र के टाइम पे आप जैसे भारती चंद्र ने अपने टाइम पे बसेड़ों को वहां नियुक्त किया था डोटियों को हरा के, लेकिन पुनः इस टाइम तक डोटी लोग बसेड़ा राजपूतों का नामो निशान मिटा के पर्वत डोटी के क्षेत्र में यानी सोर, सीरा और थल के क्षेत्र में पुनः कब्जा कर लेते हैं और वहां फिर से डोटियों का शासन हो जाता है। किसके टाइम पे? भीष्मचंद्र के टाइम पे। सोर, सीरा प्लस थल में, यानी इसको बोलते हैं पर्वत डोटी। डोटी में पुनः किसका शासन हो जाता है? डोटियों का शासन आ जाता है। इसको अल्मोड़ा साइड से बहुत लगाव था, उस साइड को ही आया तो इसने इस साइड को ध्यान नहीं दिया, पूर्व की साइड को। तो जिस कारण बसेड़ा राजपूतों को 1539 में हरा के पुनः वहां पर मल्लवंशी राजाओं का राज हो जाता है। अल्मोड़ा में यह राजधानी भी स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा बनता है इसका बेटा बालो कल्याण चंद। भीष्मचंद्र का पुत्र बालो कल्याण चंद्र राजा बनता है। यह इसका गोद लिया हुआ बेटा होता है। ठीक। 44वां राजा 1540 से 1565 तक, 1545 से 1565 तक राजा कौन बनता है? बालो कल्याण चंद्र। 1540 से लेकर 1565 तक। और ये होता है 44वां राजा। यह भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र होता है। पिता की इच्छा के अनुरूप, इसके पिता की इच्छा थी, आपको बताया था, ये भीष्मचंद्र राजधानी को अल्मोड़ा ट्रांसफर करना चाहता था, तो ये काम बालो कल्याण चंद्र करता है। ये 1563 में राजधानी को चंपावत से लेके अल्मोड़ा आ जाता है। ठीक। और 1563 में ही अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाता है। तो इसका कार्य क्या है? पहला कार्य 1563 में राजधानी ट्रांसफर, स्थानांतरित, कहां लेके आ जाता है? चंपावत से अल्मोड़ा। और दूसरा काम इसने क्या किया? 1563 में ही लाल मंडी किला बनवाया। और ये कहां है? ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक। ये दो कामों सबसे पहले करता है। यह अपने राज्य के विस्तार हेतु बहुत कुछ कार्य करता है। सबसे पहले कार्य क्या करता है? ये सोचता है कि डोटियों से क्यों दुश्मनी ली जाए, क्यों ना उनसे दोस्ती की जाए या वहां पारिवारिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। तो ये क्या करता है? मल्लवंशी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए आता है। उसी क्रम में क्या करता है? मल्लवंशी राजकुमारी के साथ
विवाह कर लेता है। यानी डोटी नरेश हरिमल्ल की बहन के साथ। इसकी शादी किसके साथ होती है? डोटी नरेश हरिमल्ल की बहन के साथ। बहन के साथ ही क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। और हरिमल्ल अपनी बहन को दहेज में लेता है। हरिमल्ल दहेज में देगा सोर का क्षेत्र। बताया था ना आपको पिछले, ये भीष्मचंद्र के टाइम पे डोटियों का राज हो गया था, सोर, सीरा और थल में। तो दहेज में सोर यानी पिथौरागढ़ का क्षेत्र दे देता है कल्याण चंद्र को। अब इसके पास सोर का क्षेत्र पुनः वापस आ जाता है। लेकिन कल्याण चंद्र सीरा क्षेत्र भी चाहता था, यानी ये डीडी हाट का क्षेत्र भी ये भी चाहता था। इसकी इच्छा थी कि ये क्षेत्र भी आ जाए। इसको उसने प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ये सपना उसके जीते जी पूरा न हो पाया। इसने मणकोट, गंगोली और दानपुर को चंद्र राज्य में मिलाया। इसने मणकोट को जीता, गंगोली को जीता, गढ़ाई गंगोली प्लस दानकोट को जीत लिया इसने और चंद्र राज्य में मिलाया। पूर्व में ये क्षेत्र इसने जीतने स्टार्ट कर दिए। कल्याण चंद्र का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, ये आता है इसने स्थानीय स्वायत्त या पंचायती राज चालू किया। चंद्रवंश में इसने क्या काम किया? स्थानीय स्वायत्तता, या इसको बोलेंगे पंचायती राज, पंचायती पद्धति इसने चालू की। स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति चालू करने वाला राजा कौन था? बालो कल्याण चंद्र। ठीक, बात करते हैं इसके ताम्रपत्र की। तो इसका एक ताम्रपत्र मिला है काला पानी गाड़ पिथौरागढ़ से। इसका जो ताम्रपत्र मिला है, बालो कल्याण चंद्र का ताम्रपत्र मिला है काला पानी गाड़ पिथौरागढ़ से। ये इसका ताम्रपत्र। ये फैक्ट थे बालो कल्याण चंद्र के बारे में। आप देख ले, रिवीजन कर लीजिए इसका। इसने क्या किया? 1563 में राजधानी स्थानांतरित की अल्मोड़ा। 1563 में ही लाल मंडी किला बना दिया इसने अल्मोड़ा। डोटी नरेश हरिमल्ल की बहन के साथ शादी की और दहेज में सोर का क्षेत्र मिल गया। यह सीरा का क्षेत्र भी चाहता था। इसकी इच्छा थी कि सीरा यानी डीडीहाट का क्षेत्र भी इसको मिल जाए, लेकिन वह इसके जीते जी न हो पाया। मणकोट, गंगोली और दानकोट को जीत के अपने चंद्र राज में इसमें मिला दिया और स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति चालू करने वाला राजा बना। इसने अपने राज्य में स्थानीय स्वायत्तता, पंचायती पद्धति, जो आजकल पंचायत चलती है, तो वो स्टार्ट इसने करवाई। और इसका ताम्रपत्र मिला है काला पानी गाड़ में पिथौरागढ़ में। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बालो कल्याण चंद्र के बाद 45वां राजा बनता है इसका पुत्र रुद्रचंद। इसके बाद राजा बनता है रुद्रचंद, काफी महान राजा। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 1565 से लेके 1597 तक। ठीक, 1565 से लेके 97 तक इसका टाइम पीरियड होता है। ये क्या करता है? जो इसके पिता की अंतिम इच्छा थी, सीरा क्षेत्र को जीतना। इसके पिता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सीरा क्षेत्र को जीत नहीं पाया। तो इसने क्या किया? सीरगढ़ के किले पे आक्रमण किया और इसने टोटल 7 बार आक्रमण किया। और 1581 में अपने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से रुद्रचंद ने सीरगढ़ का किला जीत लिया और सीर क्षेत्र को यानी डीडीहाट के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। और रुद्रचंद ने सीरा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवा दिए, जिसके दस्तावेज हमें डीडीहाट से मिले। इसने क्या किया? सीरा क्षेत्र जीतने, सीरगढ़ किला, सीरगढ़ किला में टोटल 7 बार आक्रमण किया।
क्योंकि ये इसके पिता की इच्छा थी। ठीक, 1581 में इसने इसको जीत लिया, सीरगढ़ का किला। सातवें बार के युद्ध में, सातवें बार 1581 में इसने सीरगढ़ का किला जीत लिया। जीता, और वो किसकी मदद से जीता? अपने महान और एक साहसी सेनापति पुरुषोत्तम पंत, पुरुषोत्तम पंत की मदद से। इसकी मदद से इसने सीरागढ़ का क्षेत्र जीता और सीरा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाया इसने। बालो कल्याण चंद के टाइम पे सोर का क्षेत्र वापस आ गया था। अब इसने सीरा का क्षेत्र भी जीत के इस क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद ये रुका नहीं, अस्कोड़, दारमा और जोहार का क्षेत्र भी जीत लिया इसने। इसके बाद अस्कोड़ जीता प्लस दारमा, सब पिथौरागढ़ में है, दारमा प्लस जोहार, ये भी पिथौरागढ़ में है, शहरी के पास पड़ता है, प्लस थल भी इसने वापस जीत लिया। ये सब इसने जीत लिया। थल विजय के उपलक्ष्य में इसने थल में एक शिव मंदिर बनाया। ठीक, थल विजय से खुश हो गया था और इसने एक शिव मंदिर वहां बनाया। रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। अकबर के समकालीन था ये, समकाल। थल विजय से खुश हो गया, अकबर से मिलने गया। इतना उत्साहित हो गया था, इसने कहा अकबर से मिल के आते हैं। ठीक, इससे पहले इसने क्या किया? अकबर के समकालीन था तो इसने 1587 ईस्वी में अकबर भारत अभियान में चला था। वो चाहता था कि पूरे भारत को कब्जा कर लिया जाए और वो अपने सामंत जगह जगह पर अपने जागीरदार बना के वहां उन क्षेत्रों को कब्जा कर लेना था। उसी क्रम में उसने कुमाऊं के क्षेत्र में भी यही काम किया। तो 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब चंदवंश क्या हो गया? अकबर को टैक्स देगा। अधीनता स्वीकार ली, राजा तो यही रहेगा रुद्रचंद, लेकिन क्या करेगा? मुगलों को टैक्स देगा। तो यहीं से चंदवंश पुनः क्या बन जाता है? करद राज्य, या इसको बोलेंगे टैक्स देने वाला राज्य। अब ये मुगलों के अंडर आ गया। रुद्रचंद के टाइम पे ये हुआ। अब इसमें गलती रुद्रचंद की भी नहीं थी, क्योंकि अकबर बहुत ही शक्तिशाली राजा था और जो उसकी बात मानता था मनवा लेता था, नहीं तो युद्ध कर लेता था। तो यहाँ पर रुद्रचंद ने समझदारी दिखाई और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, यहीं पर से क्या बन गया है? करद राज्य बन गया। रुद्रचंद के टाइम पे तराई के क्षेत्र में, जो तराई का क्षेत्र फिरोज शाह तुगलक ने तराई भाबर का क्षेत्र दिया था ना, वो क्षेत्र में हुसैन खान ने आक्रमण करके तराई के क्षेत्र को कब्जा लिया था। तराई का क्षेत्र में हुसैन खान ने आक्रमण करे, हुसैन खान ने तराई के क्षेत्र को कब्जा लिया था। तो रुद्रचंद हुसैन खान से युद्ध करता है और उस क्षेत्र को जीत लेता है। हुसैन खान को हराया इसने, रुद्रचंद ने, और तराई पर पुनः कब्जा, तराई भाबर पर पुनः कब्जा किया इसने, हुसैन खान को हरा के। और अपनी जीत की खुशी में वहां पर इसने रुद्रपुर शहर बसा दिया। उधम सिंह नगर के पास पड़ता है तराई भाबर का क्षेत्र, तो वहां इसने क्या किया? रुद्रपुर नगर की स्थापना की। ये कार्य इसने किया। ठीक, तराई विजय की खुशी से इसने कहा क्यों ना अकबर से मिल के आया जाए। तो ये अकबर से मिलने चले गए। अकबर से मिलने गया और काफी सारे तोहफे उसको भेंट में देने गया।
अभी अकबर से मिलने गया, उसको दिया इसने, उसके लिए ये पहाड़ी याक, यानी जिसको तिब्बती याक बोलते हैं, और कस्तूरी मृग की खाल प्लस हिरणों की खाल, मृगों की खाल, ये चीजें अकबर को तोहफे में देने गया। इससे अकबर बहुत खुश हो गया और खुश होकर इसको 84 माल का परगना बना दिया। 84 माल परगना का फरमान इसको थमा दिया। अब ये क्या ले गया, किसके, अकबर ने इसको क्या दिया, 84 माल का परगने का फरमान दिया और इसको अपना जमींदार बना दिया। अभी अकबर का जमींदार कहलाने लगा। चौरासी माल परगने का अर्थ है तराई भाबर के क्षेत्र का। इसको क्या दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, बोला कि यहाँ आप तू ही भाई करके खा, और ये अब अकबर का जमींदार बन गया। ये कार्य रहा रुद्रचंद का। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने इसके बाद अपने क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था को फिर से सुधारने की कोशिश की। इसने त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक के अनुसार अपने समाज को बांटा। गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण के भांति इसने चौथानी ब्राह्मण की मंडली बनाई। गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण ये रसोइये थे, यानी रसोइये इतने उच्च कुल के रसोइये, मतलब हर शुभ काम में यही रसोइये बनते थे। मतलब इनका काम खाना बनाना था, राजा वगैरह के लिए भी खाना बनाते थे। बहुत उच्च जाति के ब्राह्मण थे। इन्हीं की भांति इसने यहाँ पर चौथानी ब्राह्मण, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण बनाए। ठीक, चौथानी ब्राह्मण के नीचे इसने तिथानी ब्राह्मण और तिथानी ब्राह्मण के पीछे हलिया ब्राह्मण, ये इनके नीचे इन्होंने इनको बांटा। ठीक है, हलिया ब्राह्मण। इस प्रकार की इसने समाज में व्यवस्था बनाई। ठीक है, चौथानी ब्राह्मण के नीचे तिथानी ब्राह्मण, या इनको पंचबड़ीय ब्राह्मण भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे हलिये या पतलीय ब्राह्मण, तिथानी या पंचबड़ीय। हलिये ब्राह्मण या पतलीय ब्राह्मण। ये इन्होंने ब्राह्मणों का वर्ग बनाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने कुछ पद निकाले और जिनका कुछ खास कार्य होता था, और उनको सैलरी के रूप पे गांव से या उनके क्षेत्र से उनको टैक्स मिलता था। उस टैक्स को दस्तूर के स्वरूप में अनाज लिया करते थे। तो इसने कौन कौन से निकाले, एक निकाला औलिया ब्राह्मण, औली ब्राह्मण। इनका कार्य होता था ओले पड़ने पर सतर्क करना। जिस समय ओले पड़ते थे सतर्क करते थे लोगों को, यानी थाली वाली पीट के क्या करते थे, लोगों को सतर्क कर देते थे कि ओले पड़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद इसने कैनी या खसों की नियुक्ति की। ठीक, और गांव में मतलब घरों में काम करने के लिए छोड़े और छोड़ियों की नियुक्ति की। ये क्या होते थे, घरों के नौकर होते थे, घरों का काम करते थे। भू राजस्व इसने उपज का 1/6 भाग लेना स्टार्ट किया। भू राजस्व के रूप में क्या लेता है, अनाज का, यानी जितनी उपज हुई है उसका 1/6 भाग, और इस भाग को राजधानी पहुंचाने का जो काम करता था, जो भू राजस्व जो टैक्स मिलता था उसको राजधानी पहुंचाने का कार्य करता था कैनी या खस।
इनकी भी नियुक्ति की। इनका कार्य क्या होता था, भू राजस्व में जो अनाज मिला है इसको राजधानी ले जाने का कार्य किसका था, कैनिया खसू का। ठीक। और शूद्र जनता जो एससी वर्ग की जनता होती थी इनकी, उनको ये बोलता था पौड़ी 15 इस वर्ग में रखा है इसने शूद्र जनता को। इसका मतलब होता था शूद्र जनता। ये इसने समाज में अपने कुछ परिवर्तन किए। ठीक। इसके बाद इसने इसके टाइम पे संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। कुछ संस्कृत किताबें इसके टाइम पे लिखी गई हैं। इसके टाइम पे 4 पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक। त्रिवेणिक धर्म निर्णायक पुस्तक जो पहले आपको बता दिया है, और ययति रचित्रम, और तीसरा सराग गोद्य नाटिका, और चौथा सैनिक शास्त्र। त्रिवेणिक धर्म निर्णय पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई, ये लिखी गई। इसी के अनुरूप इसने क्या किया, चौथानी ब्राह्मण, फिर तिथानी ब्राह्मण और हलीय ब्राह्मण इनकी नियुक्ति की थी। दूसरी पुस्तक ये लिखता है, इसके टाइम पे लिखी गई ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम। दूसरी पुस्तक इसके टाइम पे ये लिखी गई। तीसरी पुस्तक लिखी गई सराग गोदय नाटिका, सराग गोदय नाटिका। और चौथी जो इसकी पुस्तक लिखी गई सैनिक शास्त्रम, सैनिक शास्त्रम। सैनिक शास्त्रम जो पुस्तक है पक्षी आकेटक पुस्तक है। पक्षियों का कैसे शिकार करना है ये इस पुस्तक में चर्चा की गई है। ठीक। ये इंपोर्टेंट फैक्ट रुद्रचंद के बारे में आते हैं। अब हम रुद्रचंद पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इसका एक बहुत ही वीरवान सेनापति था, पुरुषोत्तम पंत या परखू पंत। ठीक। उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले रुद्रचंद में 2 फैक्ट और छूट चुके हैं। एक फैक्ट है रुद्रचंद और मुगलों के बीच में संबंध के बारे में पता लगता है अकबरनामा और जहांगीरनामा से। दूसरा, रुद्रचंद विश्व का पहला राजा था जिसने मल्ल युद्ध में उतरकर अपने राज्य का विस्तार किया। मल्ल युद्ध में उतरकर अपने राज्य का विस्तार किया। ये थी रुद्रचंद के बारे में फैक्ट। अब एक हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, पुरुषोत्तम पंत। मैंने बताया था रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। पुरुषोत्तम पंत या इसको बोलते हैं परखू पंत। ये था रुद्रचंद का सेनापति। यह मूलतः पिथौरागढ़ का निवासी था, पिथौरागढ़ का रहने वाला था। मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। इनका मूल निवास था पिथौरागढ़। और इनके पिता का नाम, पिता मराठी ब्राह्मण, जयदेव, पिता का नाम जयदेव था, यानी महाराष्ट्र से इसके पिता आए थे। कुमाऊं के इतिहास में पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस बोला जाता है। किसको आता, पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं। ग्वालदम युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध 1581 में, ग्वालदम युद्ध जिसको बधानगढ़ का भी युद्ध कहते हैं, इसमें पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई। पडियार राजपूतों ने इसको मार दिया था। 1581 में ग्वालदम युद्ध या इसको बोलते हैं बधानगढ़ युद्ध।
युद्ध में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, इस युद्ध में इसको पडियार राजपूतों के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। इस टाइम पे गढ़वाल का जो शासक था वो था बलभद्र शाह। ये था पुरुषोत्तम पंत के बारे में फैक्ट। ठीक, अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बारे में, इसके आगे को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।